45 मिनट। देखिए, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947, 1870 से लेके 1947 तक भारत की आजादी का जो मूवमेंट था, नेशनल मूवमेंट, ये किस तरह से हुआ और क्या क्या आंदोलन हुए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है और मजेदार भी। सोच के कितना आश्चर्य लगता है ना कि कितना ज्यादा बलिदान देने के बाद आजादी मिला, एक से एक लोगों ने जान दी, और कितनी लंबी लड़ाई। सबसे पहली बात, आजादी की लड़ाई तो तब स्टार्ट होगी ना जब लोग ये समझे देशभक्ति की भावना। नेशनलिज्म को हिंदी में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता कहते हैं। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म मतलब कि अपने देश के लिए या देश के भलाई के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना, जो कि पेट्रियोटिज्म या देशभक्ति ही तो होगी। तो आखिर भारत में किस तरह से नेशनलिज्म या राष्ट्रीयता या देशभक्ति की भावना जागृत हुई या बढ़ी? The above mentioned development led the people to ask a crucial question: what is the country of India and for whom is it meant? ठीक है, जो भारत एक देश है, किसका देश है और इसका मतलब क्या है? The answer that gradually emerged was India was the people of India, all the people irrespective of class, color, caste, creed, language और gender। भारत भारतीयों का है जो इंडिया में रहते हैं, और बिना इसके भेदभाव के कि वो किस क्लास के वर्ग से हैं, किस कलर के हैं, किस जाति से हैं, किस क्या कहते क्रीड से हैं, मतलब कि नस्ल के हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं या किस जेंडर के हैं, ये सब का कोई मतलब नहीं। केवल भारत में का अगर नागरिक है, भारत का आदमी है, भारत में जन्म लिया है, तो वो भारत का है और उन्हीं के लिए भारत है। एंड द कंट्री, इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम वर मींट फॉर ऑल ऑफ देम। भारत का जो भी रिसोर्स होगा, भारत के जंगल, पहाड़, नदी, झरने, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सब भारत वालों के तो हैं। ओके, एंड अंटिल दिस कंट्रोल वाज इंडेड, इंडिया कुड नॉट बी फॉर इंडियंस। और जो लोग भी इस पर से कंट्रोल छीनते हैं, वो इंडिया के नहीं हो सकते। बाहर के लोगों ने ही तो हमारा कंट्रोल इन पर से हटा लिया। मैंने आपको बताया था ना, फॉरेस्ट लॉ, जंगल का कानून जो बनाया गया अंग्रेजों ने बनाया, और इसलिए बनाया, हमारा कंट्रोल था भारतीयों का, कोई भी आदिवासी उसी पे सरवाइव करता था, जंगल से ही जीता था, लेकिन हम लोगों से कंट्रोल छीन लिया गया। दिस कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम, रिजल्ट, दिस कॉन्सिक्वेंसेस बिगेन टू बी क्लियरली started by the political association formed after 1850, especially those that came into being in the 1870 and 1880। भारत में सभी वर्गों को ऐसा लगने लगा, जैसे पहले आप जंगल का ले सकते हैं, जो आदिवासी थे, ट्राइबल्स थे, उनके साथ साथ सभी लोगों को लगने लगा कि ये जो विदेशी हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, ठीक है, ये हमारी धरती, जो हमारा देश है, उसी पर से हमारा अधिकार छीन रहे हैं, हमसे हमारे सारे अधिकारों को छीन रहे हैं। हंसने से थोड़ी मैं ग्लव्स नहीं पहनूंगा, ठीक है। तो उनको अपना विरोध दिखाना था। बाहर का कोई आदमी अगर आपकी प्रॉपर्टी पे अधिकार कर लेता है, तो अगर आपके पास ज्यादा ताकत है तो आप लड़ करके या हथियारों का इस्तेमाल करके उसको भगा सकते हैं। अगर मान लीजिए वैसे नहीं कर सकते, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाओगे, आंदोलन करोगे, यही होगा ना। तो वो कैसे होगा? एक दूसरी शक्ति जो ब्रिटेन था, एक बहुत बड़ा मैंने कि शक्तिशाली राष्ट्र, उसकी इतनी बड़ी सेना, उसका विरोध एक आदमी तो नहीं कर सकता था। एकता ही में वो शक्ति थी, यूनिटी में वो पावर था, स्ट्रेंथ था, जो उसका मुकाबला कर सकता था। तो एसोसिएशन या संगठन बनाए गए, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया, ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया गया, और तब जाकर के उस संगठन ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, ठीक है। और ये 1870, ये हिंदी समझ में आ रहा है ना? मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि जब भी ईयर होता है ना, हिंदी में मैं बोलता हूं तो दिमाग में ज्यादा अच्छे से क्लिक करता है। अब आप लोग का नहीं, मेरा तो ऐसा ही होता है। 1870 से 1880 के बीच में बहुत सारे ऐसे राजनीतिक संगठन या पॉलिटिकल एसोसिएशन बने,
और वो देखिए क्या हुआ, मोस्ट ऑफ दिस वर लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल सच एज लॉयर्स, द मोर इंपॉर्टेंट वंस वर द पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जितने भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन के नेम बताए हैं 1850 से 1870 से 80 के करीब में, 1870 से 1880 के लगभग में ये ऑर्गेनाइजेशन बने। इसको बनाया किसने? भारत के उन लोगों ने जो इंग्लिश में एजुकेटेड थे, भारत के सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग, भारत में जो सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग होते थे उस जमाने में, उनको बैरिस्टर कहा जाता था। सबसे बड़ी एजुकेशन ये थी कि कोई भी आदमी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन चला जाए, ब्रिटेन चला जाए, और जब वकालत की पढ़ाई या LLB अभी कहते हैं ना हम लोग, तो जब भी पूरी कर लेगा तो उसको बैरिस्टर कहा जाता था, लॉयर नहीं कहा जाता था। ब्रिटेन में अभी भी बैरिस्टर उनको कहा जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा ऊंचा, माने जो भी बैरिस्टर था उसको माना जाता था कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समाज का, लॉयर को ही बैरिस्टर कहते, हाँ, ठीक है। तो भारत में जो पहले ये राजनीतिक संगठन बने, पॉलिटिकल जो भी ऑर्गेनाइजेशन बने, एसोसिएशन, वो इन लॉयर लोगों ने ही बनाया था, और जो कि इंडिया के थे। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इंडियन से थे या फिर ब्रिटिश? नहीं, इंडियंस थे बेटा, ऑल आर इंडियंस। पूना सार्वजनिक सभा, फिर से सुन लीजिएगा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस है वो तो आप जानते हैं, ठीक है। कुछ में अंग्रेजी लोगों ने भी मदद किया, लेकिन जो मेन फाउंडर थे, जो संगठन बनाने वाले थे, वो इंडियन ही थे। अब मैं सबके बारे में एक एक करके आपको समझाता हूँ। सारे काम हो गए? नोट्स क्या लिखा आपने, दिखाओ। ये नोट्स नहीं, आगे करो। मानसी दीदी को अपनी बुक दो। मानसी 4th क्लास का बच्चा, ये कल्चर नाम का चैप्टर है, उसमें इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर दो ताकि नोट्स लिख दे। दीदी को पेंसिल दे दो, बुक को कर दे, और जो पढ़ा रहे तुम भी सुनो। एक बेटा वर्ड है इंग्लिश का, सोवर्जिन, SOVEREIGN। सोवर्जिन का मतलब होता है हिंदी में संप्रभुता। सम मतलब कि खुद का, स्वयं का, प्रभुता मतलब कि मालिक, अपने का, अपना मालिक खुद। अब सोवर्जिनिटी, सोवर्जिन से ही सोवर्जिनिटी आता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अभी इंडिया में जैसे बात करें, हमें किस देश से हथियार खरीदना है, किस देश से कैसा फॉरेन रिलेशन रखना है, किस देश से व्यापार करना है, किससे नहीं करना है, कोई दूसरा देश हमको क्या दबाव दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन जब ऐसा हो कि आपके देश के खुद के जो निर्णय होते हैं आप ना ले पाओ, दूसरे ही वो निर्णय लें या दूसरे के दबाव में आपको निर्णय लेना पड़े, तो आपकी सोवर्जिनिटी या संप्रभुता खत्म हो जाती है। आप अपने मालिक कहाँ रहे? आपका सारा डिसीजन तो दूसरा ले रहा है। जब हम लोग गुलाम थे तो ऐसा ही तो हो रहा था। तो यही सोवर्जिन, द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। तो सोवर्जिन तब होते हैं जब बाहरी किसी हस्तक्षेप या कोई इंटरफेरेंस के बिना आप अपने डिसीजन लेते हो, और जब ऐसा नहीं होता तो आपकी सोवर्जिनिटी छिन जाती है। नोट द नेम, पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक और ऑफ और फॉर ऑल ऑफ द पीपल, सर्व मतलब ऑल प्लस जनिक, क्या फालतू है, क्यों मैं ये सब बोल रहा हूं। सार्वजनिक मतलब सभी का, और सभा मतलब की सभा, तो सभी लोगों के लिए जो संस्था थी उसी को सार्वजनिक
सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा ऐसी संगठन थी जो सभी के लिए खुली हुई थी, सभी लोगों के लिए। पूना सार्वजनिक सभा ही था। सार्वजनिक मैं बोल रहा हूँ बेटे, तो सुनो ना, पूछ रही हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। यही था। Thank you for asking. Through many of these associations functioned in a specific part of the country, their goals were stated as the goal of all the people of India, not those of any one region, community or class. ये जितने भी छोटे छोटे संगठन थे वो भारत के अलग अलग देशों में काम कर रहे थे, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे, लेकिन सबका कोई ऐसा नहीं था कि अगर महाराष्ट्र में या पुणे में ये संस्था है तो केवल महाराष्ट्र का ही कल्याण करने के लिए काम करते। ये पूरा नेशनल एक मुद्दा था, पूरे देश में जो मुद्दा था उसको उठाते थे। ठीक है, इनके द्वारा जो भी काम, बेटा कुर्सी छोड़ो ना, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ इस तरह से, मेरे को गुस्सा आता है पता नहीं क्यों, थोड़ा दिमाग में ना कीड़े मेरे। जब भी ये कोई भी डिसीजन लेंगे, जातिवाद हर जगह था, कास्ट सिस्टम हर जगह था। ठीक है, तो ये कि जो भी डिसीजन लेते थे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी शामिल हो सकता है, जात पात का कोई हमको भेदभाव नहीं रखना है, तो इस तरह से पूरे देश को मैसेज जाता था। ठीक है, कौन सा कोई देश करता था मैसेज? पूना सार्वजनिक सभा एक संगठन ऐसा करते थे। They worked within the idea that the people should be sovereign, a modern consequences and a... मतलब उससे क्या हो जाता था फिर? जब उसने लेटर तो भेजा ना कि सॉलिडरिटी नहीं चल पाएगी, किसी ने कोई लेटर नहीं भेजा, तो क्या बोल रहे हो आप? Wait. A modern consequences and a key feature of nationalism. In other words, they believed that the Indian people should be empowered to take decisions regarding their affairs. पूना सार्वजनिक सभा एक ऐसी संगठन थी जो इस बात का प्रचार कर रही थी, देश के लोगों को समझा रखी थी कि जब से अंग्रेज आए हैं हमारी संप्रभुता या सोवर्जिनिटी छिन गई, हमें हमारे डिसीजन लेने का अधिकार ही नहीं है, अब हमारे डिसीजन वो लेते हैं। हमें अपनी इस खोई हुई संप्रभुता या छीनी गई सोवर्जिनिटी को फिर से पाना चाहिए और अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए, और इसके लिए क्या किया जाए, इन अंग्रेजों को यहाँ से बाहर किया जाए। ठीक है सर, ये कहाँ पे थी? पूना, महाराष्ट्र। हाँ, इस शुरुआती दौर का छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन था, बाद में जाकर के पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगे। पुणे में ही था? हाँ, ये पुणे का था, छोटे से इलाके। हम बोलिए, जैसे इकट्ठे हो गए सारे लोग इसके लिए, हाँ, फिर इनका मतलब केस चलता था, क्या होता था? मीटिंग बुलाई जाती थी, जैसे क्या कहते थे, सेमिनार लगता था, वहां प्रचार भाषण होता था, लोग जुट के आते थे, जनता के बीच में जाके प्रचार किया जाता था। जागरूकता, बस जस्ट अवेयरनेस फैलाने वाला बात था। इस तरह से कहते कि जनता जागरूक हो, और कोई काम नहीं, और कोई काम। देखो, काम छोटे मोटे समाज सुधार के, जैसे लड़कियों का एजुकेशन हो गया, ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं जाति पात का विरोध करना, ये सारा काम तो ये किया ही जाता था। लेकिन मेन जो इसका हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, भारत की आजादी की लड़ाई में जो योगदान था वो ये था कि जनता को ये बताना कि भाई तुम्हें पहले बहुत सारे अधिकार मिले हुए थे, सोवर्जिनिटी थी आपके पास, कोई भी डिसीजन ले सकते थे, लेकिन अब नहीं ले सकते, हम लोग गुलाम बना दिए गए। ठीक है ना, तो हमें इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा। द डिससेटिस्फैक्शन विद ब्रिटिश रूल, मैं अपनी जिंदगी में, ठीक है ना, इस तरह से हिस्ट्री ना तो किसी को पढ़ाया है ना किसी क्लास को, क्योंकि एक प्रेशर बना रहता है हम पर कि मैथ रह गया, साइंस रह गया। तुम लोगों को जो मैंने हिस्ट्री कराया ना, ऐसा हिस्ट्री मैंने कभी किसी को नहीं कराया, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा है पढ़ा करके और आप लोग को इंटरेस्ट भी आ रहा है। मैं चाहता हूं इस तरह से इतिहास पढ़ाना ताकि एक एक चीज बिल्कुल क्लियर रहे। ये आपका बेस है। किसी भी मेरे जानकारी में किसी भी 8 क्लास के बच्चे ने इस तरह से हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, उसके टीचर ने पढ़ाया नहीं उसको। मैंने खुद नहीं पढ़ी, आप तो अपनी बात करो, मैं तो टीचर के करा, हम लोगों ने खुद कभी नहीं पढ़ा। हमारे टीचर को हाँ चल निकल, हो गया, अच्छी बात है ना। The dissatisfaction with British rule intensified in the 1870-1880s, मतलब कि ब्रिटिश रूल
अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत की जनता में असंतोष था। ठीक है ना? ठीक है, मक्खी की तरह कर रही, क्या हो गया इसे? आंखों में दर्द से आदमी मुंह से कौन हंसता है भाई? आंखों में दर्द से तो क्यों हंसे? आंखों से दर्द में हंसता कौन है यार? आप क्या नहीं हो? बहन जैसे जाओगी ना, जैसे घर जाओगी तो इसको है ना डोज देना, मुक्के वाला। हम इसको लेके जाते हैं ना, उधर तक छोड़ देते हैं हम। हाँ हाँ, कर देना इसका आज तुम लोग कुछ। हो जाते हैं, नहीं हो जाता। ऐसे आंखें फाड़ के कौन हंसता है? सबकी आंखें छोटी हो जाती है भाई। चलो ठीक है बेटे, ध्यान दो, टाइम क्यों बर्बाद। अंग्रेजी शासन से भारत का कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं था। हाँ नहीं थी। इसके बाद एक और आता है। इस हफ्ते में हम लोग ये ट्राई करेंगे कि पूरा ये सिलेबस खत्म हो जाए, फिर हम लोग एग्जाम्पलर और मेंटल मैथ से पे आ जाए। The dissatisfaction with British rule intensified in the 1870-1880 1870 से 80 के दौरान। इंटेंसिफाइड का मतलब क्या होता है श्रद्धा, बताओ? तो सुनो ना, बीच में क्यों एक्टिंग करते रहती हो? एकदम कीप क्वाइट। मुझे विधि की तरह चाहिए, सारे बच्चे विधि की तरह चुप हो जाओ, बिल्कुल। 1870 से 80 के बीच में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो जनता के मन में असंतोष था, असंतोष तो समझते ही होंगे आप लोग, है ना, नाराजगी, वो इंटेंसिफाइड मतलब और ज्यादा बढ़ गया। क्यों? द आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन 1878। यहाँ पे आर्म्स एक्ट कब पास हुआ था? 1878 में। क्या बेटा? फेल होता है। डिसअलाउइंग इंडियन फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स, ठीक है। इन द सेम ईयर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज आल्सो इनेक्टेड in an effort to silence those who were critical of the government. The act allowed the government to confiscate the assets of newspaper, including their printing press. In the newspaper publishing anything was found objectionable. In 1883, there was a furor over the attempt by the government to introduce the Ilbert Bill. The bill provided for the trial of British or European persons by Indians and sought equality between British and Indian judges in the country. But withdraw the bill, Indians were enraged. The event highlighted the racial attitude of the British in India. मैंने इस पैराग्राफ में जितना भी बात बताया है ना आपको, इसमें 5 से 6 टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन के लिए कि आप सोच नहीं सकते। अब देखिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। घर पे अगर टाइम मिले तो स्किप करके थोड़ा वीडियो देख लेना ताकि आपको पता चले क्या अंडरलाइन किया, क्या सर्कल किया है। बेटा सबसे पहले आया था आर्म्स एक्ट, मैंने ब्लू कलर से इसको अंडरलाइन किया है। ये एक्ट 1878 में आया, अंग्रेजों ने बनाया था। अब इस एक्ट का क्या मतलब था? अंग्रेजों ने एक कानून बनाया कि भारत का कोई भी आदमी हथियार नहीं रख सकता, उसको अधिकार ही नहीं है किसी भी तरह का आर्म से हथियार रखने का, मतलब बंदूक रखने का। ठीक है, आर्म्स क्या मतलब होता है? हथियार। अगला उसके बाद है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये दूसरा था। ये क्या था? ये कहता था कि अगर भारतीय भाषाओं में कोई न्यूज़पेपर छपता है, ठीक है, और उसने अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी, जितना दीदी अंडरलाइन के सब लिखना है बेटा आपको। जैसे कि एक बात बता, जिसके किसान आंदोलन जी इन्होंने किया था हमारे ऊपर, ये बगावत थी? बगावत नहीं, ये एक तरह का आंदोलन था बेटा, प्रोटेस्ट था। बगावत देखो, अच्छा क्वेश्चन। बगावत या विद्रोह तब कहा जाएगा ना जब हथियार लेके सरकार के खिलाफ आ जाओ। अंदर बात तो बैठ जाएगा। आ जाओ, चलो बैठो, चेयर पे बैठो।
तो उसके बाद अंग्रेजों ने अगले ही साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया। याद रखिएगा इस एक्ट को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर का मतलब आप लोग को पता है, लेकिन अच्छे अच्छे ग्रेजुएशन वाले बच्चों को भी पता नहीं होगा वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है। आपको मानसी पता होगा वर्नाकुलर का? अच्छा, दीदी तो ऐसे ही सुन रही थी। बताओ तो वर्नाकुलर क्या होता है, सुनिए। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है जी? लोकल भाषा, बिल्कुल सही। तो ये कहा गया कि अगर लोकल भाषा में कोई भी न्यूज़पेपर या पत्रिका छप रही है, पब्लिश हो रही है, उसमें अगर कोई भी अगर ऐसी बात लिखी गई हो जो ऑब्जेक्शनेबल है, सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अगर बात है वो, तो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर तो बंद होगा ही, और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी सीज कर ली जाएगी। समझ में आ गया आपको बात? सरकार ये डिसाइड करेगी कि क्या आपको लिखना है और क्या नहीं लिखना। आप जैसे ही न्यूज़पेपर पब्लिश करते हो तो उससे पहले एक सरकारी आदमी उसको चेक करेगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें, आर्टिकल जो है ये छपनी चाहिए और नहीं। जो उसने कट कर दिया वो नहीं छपेगा। क्लियर है? अगर सरकार से बिना दिखाए आपने उसको पब्लिश कर लिया, इसका मतलब आपका कुर्की जब्ती हो गया, मतलब कि घर और मकान जो सब कुछ जब्त कर लेगी सरकार। अगला 1883 में अंग्रेजी सरकार ने एक अच्छा कानून बनाया। उस कानून का मतलब नाम था इल्बर्ट बिल। अब देखो इल्बर्ट बिल क्या था। पहले ये नियम था इस कानून के आने से पहले कि अगर भारत में कोई भी यूरोप का आदमी या अंग्रेज है, ब्रिटिशर है, अगर उसने कोई भी क्राइम की है तो उसके मुकदमे की या केस की सुनवाई एक अंग्रेज जज ही करेगा या यूरोपियन जज ही करेगा। ठीक है? कोई भी अंग्रेज या यूरोपियन आदमी ने कोई क्राइम किया है, अपराध किया है, तो उसकी सुनवाई एक अंग्रेज जज ही करेगा। पहली बात। लेकिन इस बिल में यह लाया गया कि अब कोई अंग्रेज हो या भारतीय कोई भी हो, ठीक है, तो उसकी सुनवाई अंग्रेज जज के साथ साथ भारत का भी जो जज अपॉइंट होता था, इंडियंस भी जज अपॉइंट होते थे, वो भी कर सकते थे। इस बात को लेकर के अंग्रेजों ने बहुत अधिक विद्रोह कर दिया। जो यहां पर थे, सरकार तक बात गई, ब्रिटेन तक बात की, और सरकार को इस बिल को पास करने से पहले विड्रॉ करना पड़ा। इसको श्वेत क्रांति, ठीक है, या व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है उस जमाने में, क्योंकि ये गोरे लोग होते थे अंग्रेज, उन्होंने ये विद्रोह किया था सरकार के खिलाफ। आगे देखिए। अच्छा सर, इनका क्या होगा? मान लेते थे हम, करे तो नहीं मानते। तो बेटे वही तो है ना, हम लोग सुवर्जिन नहीं थे ना, सुवर्जिन रहते। गुलामों की कौन सुनता है? जो शासन कर रहे हैं वही शक्तिशाली है। एक्ट बताया है जी, तो इसका नाम वर्नाकुलर क्यों है? क्योंकि वर्नाकुलर इसलिए है। तुम बताना चाहोगे आप लोग ये वर्नाकुलर ही प्रेस एक्ट क्यों कहा गया इसको? तुम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेजेज में ही जो न्यूज़पेपर छपते थे उसी पे लागू था। अंग्रेजी में छपने वाले किसी भी अखबार पे लागू नहीं था। ठीक है? इंग्लिश मतलब इंग्लिश वाले के कुछ भी छाप दो। उसके लिए बाद में कानून और बनाए गए, सख्त किए गए, और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आगे जाकर के हटा भी लिया गया। देखेंगे the need for an all India organization of educated Indians had been filled since 1880 but the कोई बाहर है क्या? नहीं बेचारा बाहर कहीं सर्दी में वो वेट कर रहा हूं। But the Ilbert Bill controversy deepened this desire. The Indian National Congress was established when 72 delegates for all over the country met at Bombay in December 1885. Over the country met at Bombay in December 1885. The early leadership, Dada Bhai Naroji, है ना, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S. Subramaniam Iyer, among others, was largely from Bombay and Calcutta. Naroji, a businessman and publicist,
settled in London and for a time member of the British Parliament, guided the younger nationalist. A retired British official, A.O. Hume, also played a part in bringing Indians from the various regions together. इल्बर्ट बिल वापस ले लिया गया, लेकिन भारत के जो लोग थे उस जमाने में, मैंने आपको कहा था जो लॉयर थे या पढ़े लिखे जो लोग ज्यादा थे वो लोग ही आवाज उठा रहे थे, आम जनता तो बहुत ही ज्यादा। अब इसका इल्बर्ट बिल नाम क्या था? ये तो किसी आदमी का नाम बन गया है। ये जो इल्बर्ट जो थे ना, जॉन इल्बर्ट, उन्होंने ये बिल लेकर के आए थे, ठीक है, वो बिल लेकर के आए थे, वो अंग्रेजी थे, लेकिन वो क्या उन्हीं के नाम पे इस बिल को इल्बर्ट बिल कहा जाता था। हुआ क्या, ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम, अच्छे तरह से नाम याद कर लीजिए। क्या ए ओ ह्यूम एक ब्रिटिश आईएएस ऑफिसर थे, उस समय आईसीएस कहा जाता था। 1885 1885 में, ठीक है, दिसंबर 1885 में 72 लोगों का एक डेलीगेशन गोकुल दास, एक कॉलेज था, संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में, वहां पर एक मीटिंग में इकट्ठा हुए और वहीं पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो कांग्रेस पार्टी है, स्थापित कर दी गई। ए ओ ह्यूम एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, सुनते जाना, आप जब हायर स्टडी में जाओगे, मैंने बेटा हिस्ट्री में वो बुक्स पढ़ी है ना जो रिसर्च होल्डर पढ़ते हैं, जैसे पीएचडी करने वाले, एमफिल करने वाले, तो विपिन चंद्रा जो है, मॉडर्न, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, आधुनिक भारत के इतिहास का, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डीन है, मतलब कि पूरे डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर। उन्होंने किताब लिखी थी और उसमें ये कहा गया था कि जो ये कांग्रेस पार्टी बनाई गई दिसंबर 1885 में, 1885 में 72 लोग, 72 लोग जो बॉम्बे में मिले, इन लोगों ने मिलकर के जो पार्टी बनाई, ये अंग्रेजों की साजिश थी। ये कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों ने ही बनवाई थी। अब सुनिए कैसे, ये बात नहीं लिखी गई होगी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ये बात नहीं होती। वो लोग अपना वो टेक्स्ट बुक लिखते हैं ना, वो तो राइटर है। हुआ क्या, उस समय भारत का जो वायसराय था, 1885 में वायसराय हो गया, 58 के बाद तो सब वायसराय हो जाते थे, लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन ने एओ ह्यूम को कहा कि भाई कुछ ऐसा व्यवस्था करो जो भारतीयों के अंदर बढ़ती हुई जो ये क्या कहते हैं गुस्सा है, एंगर है, उससे हमारी सुरक्षा कर सके। तो लॉर्ड डफरिन ने सोचा था पहले कि जो ये कांग्रेस पार्टी है, भारत में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपनी तरफ करो, उनको गोली दो या समझाओ कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए और आपको अपनी बात लेटर के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू सरकार तक पहुंचानी चाहिए। हम लोग इसको क्या कहते हैं आगे पीछे करते रहेंगे और जनता धोखे में रहेगी और इस तरह शासन चलता रहेगा। तो ए ओ ह्यूम एक आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने कहने पर ही सब लोगों ने एक साथ होकर के इस पार्टी को बनाया था और जो 1885 में बना था। लेकिन आगे जाकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ही इन लोगों के गले की फांस बन गई, जिस पार्टी को अंग्रेजों ने बनाया था और उस पार्टी के कारण ही भारत को आजादी मिली। ठीक है, पब्लिसिस्ट क्या होता है? PUBLICIST, someone who publicizes an idea by circulating information, writing reports, speaking at meetings. दादा भाई नौरोजी के लिए बात होती है। इनके लिए देखो एक और बात है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पुरुष, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। आपको देखने में तो नहीं लग रहा होगा बेटे, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि कितना महान आदमी थे ये है। भारत के एकमात्र आदमी, पहले आदमी जो अंग्रेज की, ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया के बनने वाले पहले मेंबर थे, इंडिया से बनने वाले पहले मेंबर थे, समझ लीजिए। बताएंगे सब अभी। तो इनको पब्लिसिस्ट कहा जाता था।
मतलब कि मीटिंग करके, लोगों तक जा करके, स्पीच दे करके, भाषण दे करके लोगों को किसी चीज के प्रति जागरूक करते थे। ठीक है, मोटिवेशनल। हाँ मोटिवेशनल, बिल्कुल। फिर ये मतलब अंग्रेजों की तरफ से ही काम करते थे। ये थे तो इंडिया के काम, भारत का, इनके मन में भारत की आजादी को लेके ही बहुत बात रहती थी। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भी खड़े होते, क्योंकि बेटा ब्रिटेन में बहुत सारे इंडिया के लोग भी तो थे ना, नागरिक थे, उन लोगों के वोट से जीते थे, और वहां पे भारत की रहने वाली जो जनता थी ब्रिटेन में, लंदन में, उनके लिए, उनके हित के लिए, उनके फायदे के लिए आवाज उठाते थे। देखेंगे ब्रिटेन और लंदन एक ही है। जी, ब्रिटेन और लंदन एक ही है। लंदन कैपिटल है बेटा ब्रिटेन की, इंग्लैंड की। ये तो बेटा क्या कहते, चौथे क्लास का बच्चा बता देगा। एक न्यूज़पेपर था, याद रखिएगा, द इंडियन मिरर, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, ये न्यूज़पेपर वही चलाते थे। रोट इन जनवरी 1886 द फर्स्ट नेशनल, ये उसके बारे में ये लिखे बताते हैं। तो इंडियन मिरर न्यूज़पेपर इन्हीं की थी, दादा भाई नौरोजी की। इसके बारे में और ज्यादा हम नहीं बताएंगे, इनके नौरोजी साहब के बारे में, क्योंकि इतना ही जानना है आपको, आगे कभी और होगा तो बताया जाएगा। अ नेशन इन द मेकिंग। अब 1885 ईयर याद रखना, भूल मत जाना। 1885 इसी साल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो अभी कांग्रेस पप्पू जिसको लेके आगे बढ़ रहा है। 1885। हाँ 1885, 1885। अब का कांग्रेस पार्टी जीतती है। बेटे तो अभी तो पार्टी वही है ना, जो पार्टी उस समय स्टेबलाइज हुई थी ना, वही पार्टी है ये कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टी नहीं है। और याद रखिएगा, पहली पार्टी यही। नहीं, इससे पहले और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आ चुकी थी, जो बेटा इंडियन एसोसिएशन, ये सब मैंने 4-5 नाम बताया ना, फिर से सुनो। अब तक जो है, हाँ ये कर सकते, यही। बिल्कुल। अ नेशन इन द मेकिंग। अब 1885 में ये जो एसोसिएशन होते हैं, यही होती है पार्टी, संगठन होता है वो। अ नेशन इन द मेकिंग, देश कैसे बनने लगा। जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई तो लोगों में जागरूकता फैली, लोग समझने लगे कि भाई जो हम लोग हैं गुलाम हैं, स्ववर्जिन नहीं है, हम लोग को किसी तरह का अधिकार नहीं है, और हमें आजादी लेनी है। लोगों के बीच में ये सारी बातें हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, दादा भाई नौरोजी ने 1-2 बुक लिखी थी बड़ी इंपॉर्टेंट। सर्दी लग रही है बेटे? क्यों, लोहा खाते हो? हमें तो लग रही है। Hey boy, come here. बंद कर दरवाजा, बैठ जा, ले कुर्सी। ये मेरा स्ट्रेस रिलीजिंग, ले बेटा बुक, ले घर जा। नोट्स तो घर पे लिख लोगे ना, अंडरलाइन जो किया हुआ है, अच्छे राइटिंग, ठीक है, गुड बॉय। दरवाजा खुल गया, जाओ बाहर निकल जाओ, पहले चैन बाद में निकल। गुड, इस बोर्ड पे बाय क्या लिखा हुआ है जो आपने अभी तक नहीं लिखा? ये इतिहास का दबाव है। पका दिया इससे पढ़ा के। पता याद। हाँ याद और मेरा ताब ने एक उनके शब्द साथ पढ़ा दिया। हाँ ये बात। उसको वैक्सीन लगी है ना भाई को, हाँ उसने मैसेज किया। तो कह रहा था कि ऑनलाइन परमानेंटली होगा। क्या पक गए आप लोग? बंद कर दें हम क्लास? ओके, कौन सी गाइड बेटा? अरे वो प्लान बना दो। अच्छा